आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है सेक्शन 10, जिसमें कि आपने जाना कि इफ यू वांट टू एंटर इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देन देयर मस्ट बी कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कॉन्ट्रैक्ट में होना जरूरी है। किसने बताया? सेक्शन 10 ने। और कंसीडरेशन क्या होता है ये किसने बताया आपको? सेक्शन 2D ने बताया। ठीक है। कंसीडरेशन क्या होता है? टू डू समथिंग होता है, कुछ काम करना होता है, कुछ काम ना करना होता है, नॉट टू डू समथिंग। कंसीडरेशन कैसा हो सकता है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों तरीके का हो सकता है ना। कंसीडरेशन कोई प्रॉमिस भी हो सकता है। इसके बारे में सारी डिटेल में हमने कहाँ डिस्कशन किया है? सेक्शन 2D में डिस्कशन किया। सेक्शन 10 ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना जरूरी है, लॉफुल कंसीडरेशन होना जरूरी है, और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में आपको किसने बताया? सेक्शन 23 एंड 24 में आपको पता चला कि ऑब्जेक्ट लॉफुल कैसे होता है। अब हमें ये देखना है कि सेक्शन 25 यहाँ पे क्या कह रहा है। सेक्शन 25 आपको ये बता रहा है इफ देर इज नो कंसीडरेशन। 10 ने कहा था कि होना जरूरी है, अगर नहीं होता, कंसीडरेशन किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कंसीडरेशन नहीं होने का मतलब क्या हुआ? आप कोई चीज खरीद रहे हो और उसके लिए आप पे नहीं कर रहे हो, वहां पे कंसीडरेशन क्या हो रहा है? वन साइडेड हो रहा है। तो वन साइडेड कंसीडरेशन से एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? एग्रीमेंट। वो भी कौन सा? वॉइड एग्रीमेंट। इफ देयर इज नो कंसीडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो क्या बनेगा? सिर्फ एग्रीमेंट बनेगा। इसके बारे में एक मैक्सिम अपन लिख लेते हैं। एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर एक्शियो। एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑडिटर ऑक्शियो मीन्स इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। जहां कंसिडरेशन नहीं होगा वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वो क्या बनेगा? सिर्फ एग्रीमेंट बनेगा। ओके। लेकिन आपको इसी सेक्शन के एक्सेप्शंस भी देखने पड़ेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 25 ने तो हमें बता दिया कि इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स। दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स आर वॉइड एग्रीमेंट्स। नॉट एंड वॉइड एग्रीमेंट्स कहाँ पढ़े हैं आपने? वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन कहाँ पढ़ी है आपने? आपने पढ़ा है सेक्शन 2G में, जहां पे आपने क्या पढ़ा? These agreements are not enforceable by law। ऐसे एग्रीमेंट्स एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते, इनको आप एनफोर्स नहीं करा सकते। तो यहां पर ये मैक्सिम आपको बताती है कि कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट। एक और लेटेंट टर्म आती है, नडम पैक्टम। इसका मतलब भी क्या होता है? नडम पैक्टम का मतलब भी कि if there is no consideration there is no contract, means without consideration agreement is void। ओके। अब आप पढ़ेंगे इस जनरल प्रिंसिपल के, जो कि सेक्शन 25 में बताया गया है, इसके एक्सेप्शंस। इसके एक्सेप्शंस भी आपको इसी सेक्शन में बताए गए हैं। सेक्शन 25 क्लॉज 1, क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3। इसके एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? सेक्शन 25 ने हमें क्या बताया था? इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज ओनली वॉइड एग्रीमेंट। जिसका मतलब क्या हुआ? इसका ऑपोजिट अगर हम देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कंसिडरेशन नहीं भी अगर है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। यही मतलब है एक्सेप्शन का। तो अब हम वो सर्कमस्टांसेस देखेंगे जहां कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है, चाहे कंसिडरेशन ना भी हो। बताइए, अभी तक जो पढ़ा उसमें कहीं कोई सवाल?
दिशा, अनुष्का, मीरा, एनी क्वेरी? क्लियर है क्या बात जो मैं कह रही हूँ? यस मैम। अनुष्का, आपको भी क्लियर है? यस सर। मीरा? यस मैम। तो आप सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 25 क्लॉज 1, जो क्या कहता है, एक्सेप्शन बताता है सेक्शन 25 का कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब बन जाएगा। तो इन्होंने यहाँ पे बताया कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यूं तो किसने बताया, सेक्शन 10 ने बताया ही है आपको, लेकिन यहाँ पे कौन सी सर्कमस्टांसेस देख रहे हो आप, जहां पे कंसिडरेशन एब्सेंट है, कंसिडरेशन के ना होने के बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाता है, वो चीज अपन यहाँ देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि पार्टीज जो हैं वो कौन होनी चाहिए, नियर रिलेटिव्स। अगर पार्टीज कौन है, नियर रिलेटिव्स हैं। नियर रिलेटिव्स का मतलब यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, ये नियर रिलेटिव्स की कैटेगरी में माने गए हैं। या तो ब्लड रिलेशन या फिर मैरिज रिलेशन से जो कैटेगरी में आ रहे हैं रिलेशन, उनको नियर रिलेटिव्स माना गया। तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कौन हो, नियर रिलेटिव्स। दूसरा, वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल ना करके कैसा किया गया हो, रिटन तैयार किया गया हो। यूं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इस सेक्शन में रिक्विजिट क्या बताई है, वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में होना चाहिए। उसका क्या करवाना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी है। और उसके साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। ये जो रिलेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, नियर रिलेशन, जैसे ब्रदर सिस्टर, पेरेंट्स, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स चिल्ड्रन, इन सब रिलेशंस में क्या होता है, नेचुरली लव एंड अफेक्शन मौजूद होता है। आप चाहे कितना ही लड़ाई झगड़ा कर लें, लेकिन इन संबंधों में हमें क्या नजर आता है कि नेचुरली लव एंड अफेक्शन इनमें एग्जिस्ट कर रहा है, मौजूद है। कॉन्ट्रेरी कोई बात होगी तो उसे बताया जाएगा। तो ये चार बातें अगर कंप्लीट होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा, चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ना हो। देखिए अब यहाँ पे अपन बात करते हैं एक एग्जाम्पल की। फादर के दो बेटे हैं, एल्डर सन एंड यंगर सन। एक व्यक्ति के दो बेटे हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी वो अपने दोनों बच्चों के नाम पे कर देता है। एक्स नाम की प्रॉपर्टी एक को और वाई दूसरे को ट्रांसफर करता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को उसने कैसा तैयार करवाया, रिटन तैयार कराया। ओरल नहीं कहा उसने कि मेरी प्रॉपर्टी के अब ओनर जो है वो ये सन है, लेकिन उसने उसको कैसे तैयार करवाया, रिटन, उसका रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा कहलाएगा, सेक्शन 25 क्लॉज 1 में क्या कहलाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे फादर की तरफ से कंसिडरेशन जा रहा है बच्चों को। व्हाट इज द कंसिडरेशन फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों की तरफ से तो कोई कंसिडरेशन नहीं है ना, तो कौन सा हो गया, ये वन साइडेड कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बताओ बच्चों की तरफ से जा रहा है क्या कुछ, नहीं। तो किसको, किसकी तरफ से जा रहा है, पेरेंट्स की तरफ से जा रहा है, तो यानी वन साइडेड कंसिडरेशन हो गया। तो वन साइडेड कंसिडरेशन का मतलब हो गया एक तरफा प्रतिफल, का मतलब हो गया कि सेक्शन 25 ने कहा कि भैया सॉरी, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये वॉइड एग्रीमेंट बनेगा। लेकिन चूंकि सेक्शन 25 क्लॉज 1 में आ रहा था ये, जिसमें ये पार्टीज नियर रिलेशन है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये कॉन्ट्रैक्ट रिटन प्रिपेयर हुआ है, रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया, और इनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रेरी कोई बात प्रूव नहीं हुई इनके बीच में डिस्प्यूट की। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बताइए आपको समझ आया क्या ये सेक्शन? यस मैम। ओके, अनुष्का, दिशा एंड प्रियदर्शनी भी रिप्लाई करें प्लीज। ये सेक्शन क्लियर है क्या? यस मैम। यस तो मैम। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि यहाँ पर क्लास में कौन कौन दोनों स्टूडेंट्स हैं, एक अनुष्का
और एक दिशा, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये दोनों फास्ट फ्रेंड्स हैं और अनुष्का ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है दिशा के नाम पे। इस डॉक्यूमेंट को इन्होंने रिटन प्रिपेयर करवाया है, लिखित में तैयार कराया है, इसका इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है और इनके बीच में नेचुरली लव एंड अफेक्शन दोनों फ्रेंड्स में एग्जिस्ट कर रहा है, मौजूद है। क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है सेक्शन 25 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग? मीरा, ये यस मैम। प्रियदर्शनी ने कहा वैलिड है ये कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दिशा आपका क्या कहना है, ये वैलिड है? मैम उसमें ब्लड रिलेशंस ही आएंगे क्या, नियर रिलेटिव्स में? मैंने बताया नियर रिलेशंस में एक तो नियर ब्लड रिलेशंस आएंगे, दूसरा जैसे मैरिज रिलेशंस हैं वो भी आएंगे। तो फिर तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि फ्रेंड्स है नियर ना। नियर रिलेटिव वाला पॉइंट नहीं हो रहा। अनुष्का, आपका क्या कहना है? यस मैम, सेम। सेम प्रियदर्शनी वाला सेम या दिशा वाला सेम? दिशा दिशा मैम। दिशा वाला, यानी कि दिस इज नॉट वैलिड। एंड मीरा? हाँ मैम, नॉट वैलिड ही होगा। नॉट वैलिड, बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने कहा नॉट वैलिड। प्रियदर्शनी आप गलत है यहाँ, क्योंकि देखिए रिटन हो रहा है, रजिस्टर्ड हो रहा है, इनके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन भी है, लेकिन ये नियर रिलेटिव्स की कैटेगरी में नहीं आते ये दोनों पार्टीज फ्रेंड्स। हमने यहाँ नियर रिलेटिव्स की कैटेगरी में नियर नियर जो ब्लड रिलेशन या मैरिज रिलेशन से हैं उन्हीं को यहाँ पे इस सेक्शन में बताया है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग एक वॉइड एग्रीमेंट होगा, क्योंकि दोनों तरफा कंसीडरेशन नहीं, वन साइडेड कंसीडरेशन है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ के नाम पे जो है एक डॉक्यूमेंट बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया और उसमें कहा कि भाई ऐसा है कि हम दोनों के बीच में अब लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, डिस्प्यूट होते हैं, सो वी हैव डिसाइडेड कि हम साथ साथ नहीं रहेंगे ड्यू टू क्वेरल्स एंड डिस्प्यूट्स। और इसके बदले मैं अपनी वाइफ को एवरी मंथ एक सर्टेन अमाउंट देता रहूंगा, या कोई प्रॉपर्टी उसने देने का या कुछ अमाउंट देने का इसने प्रॉमिस किया। हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया, तो कंसीडरेशन किसकी तरफ से जा रहा है? हस्बैंड की तरफ से वाइफ को जा रहा है। ये डॉक्यूमेंट रिटन और रजिस्टर्ड भी तैयार करवा लिया गया है। सेक्शन 25 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? बताइए, क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है हस्बैंड वाइफ के बीच में जो हुआ है? प्रियदर्शनी? बताओ। प्रियदर्शनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो रिप्लाई करेंगे प्लीज। मैम ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों, रीजन? क्या लग रहा है आपको? क्यों नहीं लग रहा है प्रियदर्शनी ये वैलिड? मैम ब्लड रिलेशंस। नहीं, मैरिज रिलेशन रिलेटिव में तो आ रहा है ना, इस पॉइंट में तो वो आ रहा है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ है तो नियर रिलेटिव्स में आ गए ना। मैम ये वैलिड होगा क्योंकि वो वे- नियर रिलेटिव्स रिलेटिव्स है। ठीक है, दिशा आप क्या कहेंगी इस पर? मैम वैलिड नहीं होगा क्योंकि नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है। यहाँ पर दिशा राइट है। प्रियदर्शनी, हमें चारों पॉइंट देखने हैं, एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये दोनों नियर रिलेटिव्स हैं, रिटन डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड है, लेकिन कौन सा पॉइंट मिसिंग है? नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं है, बिकॉज उस डॉक्यूमेंट्स में क्लियरली ये मेंशन हो रखा है कि ड्यू टू डिस्प्यूट्स वी हैव डिसाइडेड टू लिव सेपरेटली। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ क्या शो कर रहा है कि इनके बीच में लव एंड अफेक्शन नहीं है। सो दिस इज अगेन सेक्शन 25 वॉइड एग्रीमेंट बनेगा, ना कि एक कॉन्ट्रैक्ट। ये केस के फैक्ट हैं जो मैंने आपको बताए।
राजलखी वर्सेस भूतनाथ, राजलखी वर्सेस भूतनाथ का केस है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। तो ध्यान रखिए चारों रिक्विजिट्स होनी चाहिए तब जाके कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। अभी यही हम देख लेते हैं इस एग्जांपल में फादर ने अपने दोनों बेटों को प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है। अगर ये ट्रांसफर ये क्या करते, ओरल कर देते, रिटन ना बनाते, तो भी ये वैलिड नहीं होता, क्योंकि नियर रिलेटिव्स में आ रहे हैं, नेचुरल लेवल ऑफ एक्शन है, लेकिन रिटन और रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। तो ये चारों पॉइंट होना जरूरी है, इनमें से एक भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो क्लियर है सेक्शन 25 क्लॉज 1? बताइए कोई डाउट किसी को? रिप्लाई तो किया करो भाई। रिप्लाई तो करो कि क्लियर है या नहीं। क्लियर है। देखिए सेक्शन 25 क्लॉज 2 देखते हैं। प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। लिखिए प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज। पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज के लिए प्रॉमिस करने का, क्षतिपूर्ति करने का वचन। भूतकालीन स्वैच्छिक सेवाओं के लिए प्रतिकर देने का वचन। देखो अब एग्जाम्पल देती हूँ आपको, यहाँ पे उस एग्जाम्पल को पहले समझना है फिर कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक बच्चा यहाँ पे नदी में डूब रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो खड़े हैं लोग, इनमें से एक व्यक्ति बी नाम का यहाँ जाता है, इस बच्चे को सेव करके बाहर ले आता है। तो बी ने यहाँ पे क्या की, उस ए नाम का जो 5 साल का बच्चा है उसकी जान बचा ली। अब इस ए के जो पेरेंट्स हैं, इन्होंने क्या किया, बी को प्रॉमिस किया। इन्होंने बी को क्या प्रॉमिस किया कि भैया थैंक यू सो मच, आपने हमारे बच्चे की लाइफ सेव की है और हम आपको कंसिडरेशन के रूप में कुछ देना चाहते हैं। तो अभी तो मतलब हमारे हाथ में नहीं है कोई चीज कंसिडरेशन जो हम आपको दे सकें। ये हमारा एड्रेस है, आप कल फला हमारे ऑफिस में आ जाइएगा, हम आपको 5 लाख रुपए देना चाहते हैं इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे हमारे चाइल्ड की लाइफ को सेव किया है, तो थैंक यू के रूप में हम आपको 5 लाख देना चाहते हैं। ये प्रॉमिस कैसा हो रहा है, अब वहां उनके बीच में कोई पेपर पेन तो है नहीं, वहां पे तो क्या हो रहा है, रिटन रजिस्ट्रेशन की कोई बात नहीं है, वो तो ओरल बातचीत हो रही है दोनों के बीच में, वर्बल बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन हुआ इन दो पार्टीज के बीच में। पहली बात, जो प्रॉमिस हुआ वो कैसे हुआ है, वर्बल हुआ है, इसको रिटन नहीं किया गया। उसके बाद ये व्यक्ति जो था इसने पहले काम कर लिया था, इसने बी ने क्या किया, एक ही लाइफ को सेव किया। बी ने जब एक ही लाइफ को सेव किया पहले, यानी पास्ट में एक्ट हो चुका, पहले एक्ट हो चुका। प्रॉमिस कब हुआ है, लेटर ऑन। इनके बीच में जो वर्बल प्रॉमिस हुआ है वो कब हुआ है, बाद में हुआ है, पहले ये काम हो चुका। तो एक्ट जो है वो या काम जो है वो कैसे हो गया, पहले हो चुका, पास्ट में। और ये एक्ट जो किया है करने वाले ने वो कैसे किया है, वॉलेंटरी किया है, यानी अपनी मर्जी से किया है, किसी के कहने पे नहीं किया। तो जब कोई व्यक्ति आपके लिए कोई काम वॉलेंटरी करता है यानी अपनी इच्छा से करता है, और उस काम के होने के बाद आप उसको कंपनसेशन के रूप में आप कोई प्रॉमिस करते हो कि चूंकि आपने हमारे लिए ये काम किया है तो मैं आपको कंसिडरेशन देने का प्रॉमिस करती हूँ, तो ये क्या बनाता है, सेक्शन 25 क्लॉज 2 में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना देता है। बात आ रही है समझ में, इसके इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं समझ में। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ ए और बी, ये ए के पेरेंट्स और बी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कंप्लीटली एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट डे जब बी इनके ऑफिस में जाता है तो इनको वो अमाउंट जो इन्होंने वर्बल प्रॉमिस किया था देने के लिए
दे आर बाउंड, ये डिनाई नहीं कर सकते कि हम आपको ये पैसा नहीं देंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो गया है। सेक्शन 25 क्लॉज 2 में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। ऐसे ही अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज एक लेडी है जो वर्किंग वेमेन है, न्यूक्लियर फैमिली है, उनके घर में और कोई नहीं है, छोटी उनकी बच्ची है 2 साल की। अब उस बच्ची को संभालने वाला कोई भी नहीं है घर पे, तो उनको क्रैच में छोड़ना है या कहीं उसको लुक आफ्टर करने के लिए जब तक वो लेडी जॉब से वापस आए, हस्बैंड को और वाइफ को दोनों को जॉब पे जाना है। तो अब इनकी जो नेबर हैं, इस इन कपल की जो नेबर हैं, पड़ोसी हैं, वो इनको कहती हैं कि भाई आप ऐसा करो, ये 2 साल का जो बच्चा है छोटा, इसको सारे दिन जब आप नौकरी पे जाओ तो आप मेरे पास छोड़ जाया करो, मेरा भी मन लग जाएगा, मेरे घर में अभी कोई है नहीं, और मैं इसका ध्यान भी रख लूंगी, और आप भी अपने जॉब पे जा सकेंगे, काम पे जा सकेंगे। तो इन्होंने क्या किया, बच्चे को उसके पास छोड़ना स्टार्ट किया। वो लेडी उस बच्चे को लुक आफ्टर करती थी, सारा दिन उसको खाना खिलाना, उसका ध्यान रखना, वो सारा काम करती थी। उसके बाद 2-3 महीने इस तरह निकल जाते हैं, तो इनको हस्बैंड वाइफ को लगता है कि भाई ये जो हमारी पड़ोसी हैं इतनी हमारी मदद कर रही हैं, इनकी वजह से हम जॉब पे जा रहे हैं, तो हमें इनको कुछ कंपनसेट करना चाहिए। तो इन्होंने उनको प्रॉमिस किया, इनको कुछ कंसिडरेशन के रूप में देने का प्रॉमिस किया। तो ये प्रॉमिस सेक्शन 25 क्लॉज 2 में वैलिड होगा या नहीं होगा? हस्बैंड वाइफ, उस वाइफ पड़ोसी को, जो लेडी उनके बच्चे को लुक आफ्टर कर रही थी, उसके लिए वो क्या करना चाहते हैं, कंपनसेट करना चाहते हैं, कुछ कंसिडरेशन देना चाहते हैं। क्या ये वैलिड होगा? बताओ मीरा। मीरा, मेरी आवाज आ रही है? अनुष्का? यस मैम। वैलिड होगा ये? यस मैम, वैलिड होगा। दिशा? यस मैम, वैलिड होगा। प्रियदर्शनी? यस मैम, होगा। बिल्कुल होगा। सेक्शन 25 क्लॉज 2 की सारी रिक्विजिट यहाँ पे पूरी हो रही है। तो आपने सेकंड नंबर का भी कंसेप्ट यहाँ पे जाना कि अगर कोई काम जो पास्ट में किया गया है, पहले किया गया है, और काम के होने के बाद when the work has been done और completed, उसके बाद कोई प्रॉमिस किया गया है, वर्बल प्रॉमिस, तो ओरल प्रॉमिस, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब दैट इज एनफोर्सेबल नाउ। अब देखते हैं सेक्शन 25 क्लॉज 3। इसमें लिखिए प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेब्ट, अवधि वर्जित ऋण को चुकाने का दायित्व। ऐसा लोन जिसका टाइम पीरियड निकल चुका है। देखिए, आप जानते हैं लिमिटेशन एक्ट जो है उसमें हमें टाइम पीरियड बताया हुआ है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट का मामला है तो उसमें हम मैक्सिमम कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने से कितने टाइम में सूट फाइल कर सकते हैं, 3 साल में। आज कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तो फिर हम 3 साल में क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग चला सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच में क्या हुआ है, लोन का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन जो था वो 1 जनवरी 2020 को लिया गया। किसने लिया? ए ने बी से लिया। और बी ने क्या कहा था, मैं आपको कब दे दूंगा, 1 जनवरी 2021 को, मतलब ठीक 1 साल में मैं आपको ये मनी रिफंड कर दूंगा। कितने टाइम के लिए लिया उसने? 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर के लिए ये 5 लाख रुपए ये उधार लेता है, लोन पे लेता है, और इसको ये पैसा चुकाना है लोन का विद इन 1 ईयर। 1 ईयर के बाद यहाँ पे बी ने इस मनी को रिफंड नहीं किया, नहीं लौटाया, यानी बी ने क्या किया, ब्रीच कर दिया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि इस तारीख को इसको क्या करना था, पैसा लौटाना था, नहीं लौटाया, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, पैसा नहीं देगा बी, तो ए के पास क्या रेमेडी है, ए हैज अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट बी। ए क्या करेगा, बी के खिलाफ वाद दायर करेगा
कब कर सकता है? जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन मतलब वाद करने का कारण, सूट फाइल करने का जो ग्राउंड है, रीजन है, वो किस दिन अराइज हुआ? 1 जनवरी 2021। इस दिन से लेके कितना टाइम पीरियड मिलता है? 3 इयर्स का टाइम पीरियड मिलता है। यानी ये सूट कब तक फाइल कर सकता है कोर्ट में? 1 जनवरी 2024। यहां तक ये सूट फाइल करने का राइट रखता है कि ए जो है वो बी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है अपनी लोन की अमाउंट के लिए। लेकिन अगर ए ने बी के अगेंस्ट 1 जनवरी 2024 तक कोई स्टेप नहीं लिया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये लोन कैसा कहलाएगा? टाइम बार्ड डेट कहलाएगा। ऐसा लोन कहलाएगा जिसका टाइम पीरियड लैप्स हो गया, निकल गया, जिसका मतलब ये हुआ कि हम कोर्ट में अगर जाते हैं 1 जनवरी 2024 के बाद, ये फरवरी 2024 में जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट कहेगा कि सॉरी, आपका जो टाइम पीरियड था सूट फाइल करने का वो लैप्स हो चुका, निकल चुका टाइम पीरियड, अब आप सूट फाइल नहीं कर सकते। तो ऐसा लोन क्या कहलाएगा? टाइम बार्ड, यानी जिसका टाइम पीरियड निकल गया। यहां तक बात समझ आई? यहां तक आप सबको मेरी बात समझ आई? टाइम बार्ड डेट क्या होता है, ये क्लियर हुआ? यस मैम। अनुष्का, प्रियदर्शनी और दिशा, आपको? यस मैम। यस मैम। तो टाइम बार्ड डेट हमने जाना क्या होता है। अब हम जान रहे हैं सेक्शन 25 क्लॉज 3 क्या कहता है। इतना हमें समझ आ गया है टाइम बार्ड डेट के बारे में। अब समझिए, यहाँ पे ए ने एक डॉक्यूमेंट लिखा, ए ने नहीं, सॉरी, बी ने लिखा है ना यहाँ। ये पैसा जो था कितना? 5 लाख। इसको लीगली रिकवर करने का टाइम पीरियड तो निकल गया, ठीक है। यानी बी के खिलाफ हम कोई एक्शन लेना चाहें तो हम नहीं ले सकते, लीगली कोर्ट में जाके हम उसको सजा तो नहीं दे सकते। ये अलग बात है कि आप इसकी पिटाई करवा दो, आप इलीगल तरीके से इससे पैसा वसूल करना चाहो, लीगल तरीका आपके पास नहीं रहा, ए के पास नहीं रहा। अब क्या होता है लेटर ऑन 2000 जनवरी 2025, ये जबकि लीगली तो कुछ नहीं कर सकते अपन बी के खिलाफ, बी ने एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाया। इसने क्या कहा? मिस्टर ए, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मैं आपको टाइम पे पैसा नहीं दे सका, मुझे आपको पे करना था, आपने मेरी मुश्किल समय में मदद की, हार्ड टाइम में आपने मुझे लोन दिया, लेकिन मैं आपको टाइम पे नहीं कर पाया, लेकिन अब मैं केपेबल हूं, मैं आपका लोन पे ऑफ कर सकता हूं। वो जो आपका टाइम बार्ड लोन हो गया था, जो आपका 5 लाख का लोन हो गया था, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपको 1 महीने के अंदर अंदर 1 फरवरी 2025, इसने डॉक्यूमेंट तो कब लिखा? 1 जनवरी 2025 को लिखा 2025 में, और वो क्या लिख रहा है? मैं 1 फैब 2025 यानी कि 1 मंथ में आपका ये मनी रिफंड कर दूंगा। ऐसा वो कैसे कर रहा है? रिटन प्रॉमिस कर रहा है। रजिस्ट्रेशन यहाँ जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? रिटन होना जरूरी है। ये रिटन प्रॉमिस किया। तो देखिए, समझिए, अगर कोई व्यक्ति टाइम बार्ड लोन को, डेट, टाइम बार्ड लोन, टाइम बार्ड डेट को पे करने का रिटन प्रॉमिस करता है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, चाहे यहाँ कंसिडरेशन वन साइडेड हो। अब यहाँ वन साइडेड कंसिडरेशन कैसे है इस डॉक्यूमेंट में, ये देखेंगे अपन। यहाँ पे बी की तरफ से ए को क्या जा रहा है? 5 लाख। ए की तरफ से क्या आ रहा है इस डॉक्यूमेंट में? नथिंग। अब हम कहें ए ने ही तो 5 लाख दिए थे, लेकिन ए ने जो 5 लाख दिए थे वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो चुका था? डिस्चार्ज। जब ये 3 साल का टाइम पीरियड निकल गया, तो 1 जनवरी 2024 को ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया था? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि लीगली तो अब वो कुछ रिकवर भी नहीं कर सकता था। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो पैसा जा रहा है वो किसकी तरफ से जा रहा है? केवल बी की तरफ से ए को जा रहा है, ए की तरफ से बी को कुछ भी नहीं है इस डॉक्यूमेंट में लीगली।
तो ये वन साइडेड कंसीडरेशन का मामला है। तो सेक्शन 25 क्लॉज 3 कहता है लेकिन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसका मतलब क्या हुआ, वो जो टाइम पीरियड निकल गया था 1 Feb 2025 को, वापस इसको ये क्या मिल गए, 3 साल का टाइम पीरियड मिल गया। यानी अगर 1 फरवरी को बी ये अमाउंट ए को नहीं देता है तो दोबारा से वो जो आपका रेमेडी खत्म हो गया था वो वापस एग्जिस्टेंस में आ गया, और इस डेट से 3 साल तक ए हैज अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट बी, कि अगर ए को पैसा नहीं मिलता तो वो बी के खिलाफ सूट फाइल कर सकता है। तो एक तरीके से वो रेमेडी जो खत्म हुई थी पहले, वो रेमेडी वापस क्या हो जाती है, जीवित हो जाती है, अगर कि ये रिटन प्रॉमिस होता है तो। बताइए बात समझ में आई क्या? कोई सवाल किसी का? क्लियर है सबको? यस मैम। अनुष्का आपको क्लियर है ये टॉपिक? यस मैम। कोई भी डाउट है तो पूछिए प्लीज। दिशा समझ आई क्या बात, या कोई क्वेरी है तो पूछिए। यस मैम। क्लियर है? प्रियदर्शनी आपको यस मैम। क्लियर है? तो चलिए 3 बातें तो आपने जान ली। सेक्शन 25 के एक्सेप्शंस में 3 बातें आपने जानी, सेक्शन 25 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए, गिफ्ट और चैरिटी। गिफ्ट और चैरिटी, अगर हम कोई डोनेशन देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं, चैरिटी देते हैं, उसमें भी क्या होता है, वन साइडेड कंसीडरेशन ही तो होता है। उसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने किसी को गिफ्ट दिया तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है, लेकिन जो गिफ्ट दिया जा चुका है, गिफ्ट एक्चुअली मेड, जो हमने गिफ्ट दे दिया वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। वन साइडेड कंसीडरेशन ही तो हुआ। आपने कोई रिस्ट वॉच गिफ्ट की है अपने फ्रेंड को, तो वो तो आपने आपकी तरफ से गई ना, रिटर्न में तो जरूरी नहीं कुछ गिफ्ट आ रहा है, तो वो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5, दैट इज रिमीशन। रिमीशन, रिमीशन का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं परिहार या अभिमुक्ति, जिसका मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर सम देन अ लार्जर सम। ज्यादा के बदले कम धन स्वीकार करना। मतलब जैसे मान लो ए को कितने, ए जो है उसको बी 5 लाख रुपए देगा, लेकिन अगर बी ये कहता है कि साहब आई डोंट हैव 5 लाख रुपीज, आई कैन पे यू ओनली 3 लाख रुपीज बिकॉज आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू पे ऑफ माई कंप्लीट डेट्स, तो आप मेरे से 5 की जगह 3 लाख रुपए लेकर इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दो, डिस्चार्ज कर दो, एंड कर दो। एंड का मतलब वो ये नहीं कह रहा है कि मैं आपसे 2 महीने बाद रिमेनिंग पैसा दूंगा, वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ही ओवर कर दो, 5 की जगह ले ही 3 लाख ले आप। तो अगर यहाँ पे ए ने 5 की जगह लेसर अमाउंट एक्सेप्ट किया तो वो क्या कहलाता है, रिमिशन कहलाता है। ये भी वैलिड होता है, ये भी वैलिड होता है। एक टॉपिक इसमें और लिखिए आप, ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट जिसको कहते हैं विदाउट कंसीडरेशन बेलमेंट, मतलब बिना प्रतिफल का उपनिधान। बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देखिए इसको समझिए। ऑल्दो सेक्शन 148 पढ़ेंगे आप डिटेल में, तब अपन इसके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 148, जैसे मान लीजिए आप, आपके पड़ोसी आपसे कोई चीज लेके गए हैं, आपसे, आपकी जो नेबर है कोई आपकी हैंड मिक्सर लेके गई हैं। आज मैं सुबह सुबह काम कर रही थी किचन में और मेरा हैंड मिक्सर खराब हो गया, तो वो आपके पास दौड़ी दौड़ी आई कि भैया मेरा हैंड मिक्सर खराब हो गया, आप मुझे थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए दे दीजिए। तो आपने अपना हैंड मिक्सर उसको दिया है काम करने के लिए, तो वहां आपने मूवेबल प्रॉपर्टी उसको दी, लेकिन उसके बदले कुछ लिया क्या, नहीं। तो ये क्या बनाएगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा।
दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। इसे क्या कहेंगे? ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट कहेंगे। जब हम अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए दूसरी पार्टी को देते हैं तो वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। एक पार्टी हो गई बेलर, आपने ट्रांसफर किया तो आप कौन है? बेलर, और जिसको आपने ट्रांसफर किया वो है बेली। आपके कोई रिलेटिव या फ्रेंड आपसे क्या लेके गए हैं? गाड़ी लेके गए हैं 2 घंटे के लिए विदाउट कंसिडरेशन, वो भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ? बेलमेंट का। आ रही है बात समझ में? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जैसे कि अपने कॉलेज में आप स्टडीज कर रहे हैं, 2 दिन आप एब्सेंट हो गए तो आपने अपने फ्रेंड से कहा कि भैया आपकी नोटबुक हमें दे दो क्योंकि 2 दिन हम लीव पे थे, तो वो नोटबुक उसने आपको दी। तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है आपके और उसके बीच में? बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। वो भी कौन सा? ग्रेटिट्यूअस। कि आप बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में अब क्या हो गया? यू आर लाइएबल, कि जैसे आपने चीज ली है वैसे के वैसे उसको आपको वापस करना है ना? आपने नोटबुक लिया, आपके पड़ोसी ने मिक्सी ली, आपके फ्रेंड ने गाड़ी ली, सब में कंसिडरेशन नहीं था, तो ऐसा नहीं कि वो तोड़ फोड़ के खराब करके आपको दे देंगे। और अगर उन्होंने ऐसा किया तो यू हैव अ राइट टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम फॉर द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द गुड्स। कि आपने मेरी गाड़ी को नुकसान पहुंचा दिया तो फिर इसका जो भी डैमेज होता है वो कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। इसको डिटेल में हम सेक्शन 148 के टाइम पे डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट लास्ट और लिख लीजिए, एजेंसी। सेक्शन 181, सेक्शन 181 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट में मतलब प्रिंसिपल और एजेंट के बीच के रिलेशंस। यानी हम क्या करते हैं, जब हमें कोई काम करना है और हमने क्या किया है, किसी को ऑथोराइज कर दिया उस काम को करने के लिए। मेरे को मकान खरीदना था, आई डोंट हैव टाइम, तो मैंने किसी और को काम सौंपा कि आप मेरे लिए प्रॉपर्टी खरीद लीजिए। दिस इज कॉल्ड कि हमने क्या क्रिएट किया? रिलेशन ऑफ एजेंसी। जब हम एजेंसी का रिलेशन क्रिएट करते हैं तो उसमें हमेशा कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता। आप अपने फ्रेंड के लिए कोई काम करते हैं, रिलेटिव्स के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कोई काम करते हैं, तो हमेशा आप, ऐसा तो नहीं है कि कंसिडरेशन ले रहे हो। आपके फादर ने कहा आप उनके लिए ये बुक ले आइए बाजार से या कोई काम कर दीजिए, मदर ने कुछ कहा, फ्रेंड ने कुछ कहा। आप कई बार जो काम अपने फैमिली के लिए या फ्रेंड्स के लिए करते हो उसमें हमेशा आप कंसिडरेशन थोड़ी लेते हो उस काम के करने का। आप किस रूप में काम करते हो? एजेंट के रूप में करते हो। तो एजेंसी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है वो विदाउट कंसिडरेशन भी होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो कैसा हो, विद कंसिडरेशन ही हो। तो ये जो अपन ने सारे टॉपिक आज देखे हैं अलग अलग, ग्रेटिट्यूड बेलमेंट देखा, सेक्शन 25 क्लॉज 1, 2, 3 देखा, डोनेशन चैरिटी देखा, ये सब किससे रिलेटेड है? ऐसे टॉपिक से रिलेटेड है जहां वन साइडेड कंसिडरेशन है, एक तरफा केवल कंसिडरेशन है, दोनों साइड से नहीं है। उसके बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। बताओ बात समझ में आई क्या? आज का टॉपिक समझ में आया क्या है? क्या पढ़ लिया अपन ने? सारी चीज क्लियर हुई स्टार्टिंग से एंड?